कि मध्य प्रदेश की जो सीट है, इस सीट पे भी बड़ी तादाद में स्वर्ण और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का हारना ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं। कि मुख्य विपक्षी दल के की टक्कर लेने के लिए मुख्य विपक्षी दल को टारगेट पर लेने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ज्यादा टारगेट पे ले रही है कि वो समाजवादी से कम डर रही है और कांग्रेस से कहीं ज्यादा डर रही है। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उन युवाओं को, उन जैन जी को, उन लड़कियों को कि भाई आपने आपत्तिजनक टिप्पणी मेरे ऊपर की, मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी और मैं आपको माफ करता हूँ। तो आप एक तरफा चला रहे हैं मन की बात। आपने उनकी भावनाएं पूछी है, उन लड़कियों की, उन युवाओं की, उन जैन जी की। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कहते हैं कि जब जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो फिर बदलाव जरूर होता है और यही बदलाव की आहट कहीं ना कहीं बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में देखने को मिली है, जहां पर 1995 से बीजेपी के पास जो सीट थी वो अब उसके हाथ से छीन गई है और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने करारी हार दी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी अब खतरा मंडराता हुआ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बदलाव बिहार से शुरू होकर के अब 27 में होने वाली यूपी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत है, एक बड़ा मैसेज है कि वो इस पर विचार करे और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए और किसी योग्य व्यक्ति को उस कुर्सी पर बिठाए। हालांकि इस बीच अनंत सिंह का भी एक बयान सामने आता है और उन्होंने कहा है कि अनंत कुमार का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार होते तो फिर जो चुनाव का रिजल्ट था, परिणाम थे, वो कुछ और ही होते। तो क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ना होने को की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक खामियाजा उठाना पड़ा है? और क्या बिहार की जनता सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री नहीं पसंद कर रही और इस पर भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या हो सकती है? इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 1995 से ये सीट थी, मतलब कि वही लगभग 31 सालों से ये सीट भाजपा के पास थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुकी है। इसके लिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेकर के भी उन पर आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से सीट हारी गई है। जिस तरीके से जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि वो सम्राट चौधरी को सीट से हटाएं और किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएं। इसी बीच अनंत सिंह का भी बयान सामने आया कि अगर नीतीश कुमार होते तो फिर चुनाव के परिणाम कुछ और ही होते। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सच में बीजेपी की हार की वजह सम्राट चौधरी है? क्या बिहार की जनता जो है वो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती है बतौर मुख्यमंत्री? देखिए आकांक्षा, ये हर विश्लेषक के लिए, हर जानकार के लिए, हर नेता के लिए, हर सियासी दल के व्यक्ति के लिए, खासकर बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यही जन स्वराज पार्टी के बनाने वाले पीके प्रशांत किशोर, जो जीरो पे आउट हो गए थे विधानसभा चुनाव में, ऐसा क्या हुआ एकाएक भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ में मात दे दी? तो कई लोगों का माथा टेकता है इसको देखते हुए, लेकिन वो एक अलग इशू है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना झंडा बुलंद कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि वो हारती नहीं है, उसके पास बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े रणनीतिकार, बड़े बड़े चाणक्य हैं, वो सब धरे रह गए। अनोखी बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो जितनी सीटें पिछले जितने जितने मतों से मतलब जीते थे नितिन नवीन, इतने वोट जुटाने के लिए उनको दिन रात एक करना पड़ा और तब भी वो इतने वोट नहीं जुटा पाए। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी एकाएक किस रास्ते पे चल रही है। इसमें दो तीन कारण है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 30-35 सालों से वहां पे काबिज थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर। ऐसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी का हारना
उनके किले में सेंध लगाने वाली बात है कि उनके किले में सेंध लग चुकी है। इसके कई सारे एंगल हैं जो आने वाले समय में हमें दिखेंगे। कई सारी रणनीति है, कई सारी सियासत इसके पीछे है। वो अभी ना किसी के पास तथ्य हैं, ना सबूत हैं, इसलिए उन पर बात करना बेईमानी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नुकसान मैं देख हुआ है, जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में, मुख्य विपक्षी नेता के रूप में विधानसभा में होना चाहिए था, वो बाहर हैं और उनके जो कमी है उसको पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर अंदर है। तो प्रशांत किशोर किस प्रकार से बिहार की जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे? जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इस अपराधी किस्म के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं, लगते रहे हैं और आज भी लग रहे हैं लगातार। पिछले इस चंद महीनों में ही कई घटनाएं बिहार में हुई हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखना क्या भारतीय जनता पार्टी के हित में है? भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो भी राजनीति चल रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साख के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और वो जो चाहती है कर लेती है। वेस्ट बंगाल में तमाम ममता बनर्जी की पार्टी को ध्वस्त कर देती है, आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ लेती है, विधायक सारे उसके सामने नतमस्तक हैं और वो अपना गढ़ नहीं बचा पा रही है। ये बड़ी अजीब बात है। और खाली बिहार में ही नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश का भी आकलन करेंगे, जहां मुख्यमंत्री यादव है मध्य प्रदेश में, और वो मिश्रा जी थे जो जिनका टिकट कट गया था, वो भी कुछ नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए और ऐसे में कांग्रेस जीत गई। लेकिन वहां पे एक तीसरा करिश्मा हुआ है जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है। पीके जिस प्रकार से एकाएक बिहार की राजनीति में उदय हुआ है पीके का, इसी तरह से एक और उदय आपके उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, उनकी जो आजाद समाज पार्टी है, उनका जो कैंडिडेट वहां लड़ रहा था, वो मुख्यमंत्री की बिरादरी का था। वो यादव था और उसको 22,500 वोट मिले हैं। सोचिए, 22,557 वोट विधायक को मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है विधायकी में। तो असली करिश्मा उसने किया है। और अब आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम चंद्रशेखर ने किया है? या इसको कांग्रेस ये भी कह सकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अपने बलबूते पे जीते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने वहां बहुत मेहनत की है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि पिछड़ा दलित हमारे साथ आता अगर ये नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती है कि इनका यादव समाज का कैंडिडेट नहीं होता तो यादव तो सारा हमारे साथ आता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री यादव हैं। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर है। और मैं तो बधाई चंद्रशेखर को देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना खाता वहां खोला है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी एक जो है धमक चमक और गड़गड़ाहट शुरू हो गई है। बहन कुमारी मायावती ने जिस प्रकार अपने भतीजे के ससुर को दोबारा पार्टी से निकाला है, दोबारा फिर उनका नाटक मंचन शुरू हो गया, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसी प्रकार की हरकतें उन्होंने शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं उनके मतदाताओं के मन में ये है कि बहन जी कहीं ना इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, ना वो पार्टी को लेके ना वो सियासत को लेके सीरियस हैं। इसलिए तेजी से जो ग्राफ बढ़ रहा है वो चंद्रशेखर का बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है वो अच्छी खासी सीटों पर इस बार अपने कैंडिडेट भी खड़े करेंगे और मुझे लगता है जीत भी हासिल करेंगे। और कई जगह वो कई सारे दलों को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों को वो नुकसान करने का काम करेंगे। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जो सीट है, इस सीट पे भी बड़ी तादाद में स्वर्ण और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का हारना ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं। जी। सर, जिस तरीके से आपने चंद्रशेखर आजाद का जिक्र किया, हमने देखा कि छात्रों का जब आंदोलन हुआ तो वो अकेले ही संसद के बाहर बैठ गए थे धरने पर। हमने लखनऊ में भी देखा कि उन्होंने एक जनसभा की जहां पर जिस दिन इस्तीफा दिया था धर्मेंद्र प्रधान ने, उसी दिन उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और बहुत ही बड़ी सभा की थी लखनऊ में, यही इको गार्डन में। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं सर, चुनाव बहुत नजदीक है 27 का, और अभी भी राम मंदिर का ही मुद्दा उठ रहा है, जेनजीज का भी मुद्दा उठ रहा है, जो कि चुनाव में असर डाल सकता है। क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं सर कि
जेनजीज का जो आंदोलन हुआ उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। ऐसे ही हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि राम मंदिर तो उन्होंने बनवाया था, लेकिन जो वहां के व्यापारी थे, नागरिक थे, वो सभी अयोध्या के जो नाराज थे, उसका भी असर देखने को मिला था लोकसभा के चुनावों के नतीजों में। क्या यूपी में भी यही खेल फिर से होने जा रहा है कि जो नाराजगी है, क्योंकि महज कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है कि क्या जो हश्र हुआ है बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में फिर से वही होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हाल हुआ था? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी है जनता की, वो वोट के तहत निकल कर सामने आएगी? देखिए आकांक्षा, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में कई सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पैंतरे देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने कार्यक्रम, तमाम अपने यात्राएं शुरू कर दी हैं, लेकिन उसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो उत्साह पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों में होता था, वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका एक उदाहरण आपने देखा, बनारस में योगी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। दूसरा क्या है कि जो राम मंदिर का जो मामला हुआ है, उसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। राम मंदिर के मामले पे चुप्पी साध लेना प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, योगी आदित्यनाथ का, कहीं ना कहीं एक शंका पैदा अपने कार्यकर्ताओं में और अपने आरएसएस के लोगों में और अपने जो वोटर हैं, जो हार्डकोर वोटर हैं, जिनकी आस्था भगवान राम में है, वो कहीं ना कहीं एक संशय लेके बैठे हुए हैं और वो संशय उनका दूर नहीं हो रहा है। और आप एक और चीजें इसमें देखेंगे कि मुख्य विपक्षी दल के की टक्कर लेने के लिए मुख्य विपक्षी दल को टारगेट पे लेने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ज्यादा टारगेट पे ले रही है। अब उत्तर प्रदेश जैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी को छोड़ के कांग्रेस को टारगेट करना ये जताता है कि वो समाजवादी से कम डर रही है और कांग्रेस से कहीं ज्यादा डर रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से संसद में घेर रही है और विपक्ष का नेतृत्व कर रही है, और राहुल गांधी ने लगभग ऐसी स्थिति बना दी है कि प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में जाने का, अमित शाह हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में जाने का। तो ये इतना बड़ा इतिहास में ऐसी चीज दर्ज हो गई है कि डर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं और संसद 2 हफ्तों से चल नहीं रही है। तो ये विश्व के लोग क्या सोच रहे होंगे, देश की जनता क्या सोच रही होगी, ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं? अगर उनकी कोई रणनीति है और वो अंदर नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो आजकल वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपना एक भाषण डाल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, ताकि उनके वोटरों को, उनके समर्थकों को, देश की जनता को पता तो चले। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उन युवाओं को, उन जैन जी को, उन लड़कियों को कि भाई आपने आपत्तिजनक टिप्पणी मेरे ऊपर की, मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी और मैं आपको माफ करता हूँ। तो आप एक तरफा चला रहे हैं मन की बात। आपने उनकी भावनाएं पूछी है, उन लड़कियों की, उन युवाओं की, उन जैन जी की, और आपने आपके माफ करने से क्या होता है, आप कैसे माफ करेंगे उनको? आप गलती भी करें, माफी भी खुद ही मांगे, तो ये कौन सा तरीका है? और इसके अलावा आपका प्रशासन तो माफी नहीं देगा, तो मान रहा है आपकी, वो तो लगातार एफआईआर भी कर रहा है और आपके जो भक्तजन है वो लगातार जो है टारगेट भी कर रहे हैं, उन अबोध बालिकाओं को परेशान कर रहे हैं, फोन करके सोशल मीडिया पे उनकी हुटिंग कर रहे हैं। तो ये कौन सा दोहरा चरित्र है कि आप सामने आके माफी का ढोंग करें और पीछे से आपके लोग जो है उसमें एक्टिव रहें और प्रशासन के लोग एक्टिव रहें और दिल्ली पुलिस खुलेआम कह दे कि हम तो कोई केस वापस नहीं लेंगे। तो ये क्या चल रहा है देश में? तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ऐसा विचार आ गया है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है, और जिस प्रकार से बैकफुट पर संघ और भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ में कोई बड़ा मामला चल रहा है। जी। सर बिल्कुल, जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उसकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सर अगर हम बिहार में वापस लौटते हैं और बांकीपुर की बात करें, क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार नहीं आए थे चुनाव प्रचार में सामने, इस वजह से इसका असर देखने को मिला है? क्या नीतीश कुमार नाराज है क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये सीट मांगी गई थी लेकिन बीजेपी ने नहीं दी थी? क्या इसका असर देखने को मिला है? जिस तरीके से वीडियो भी एक उन्होंने जारी किया था कि वोट दीजिए, आप बीजेपी के प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन इसको लेकर के भी प्रशांत किशोर हमलावर थे कि ये डीप फेक वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार सच में अगर होते बतौर मुख्यमंत्री तो बांकीपुर बीजेपी जीत जाती? या फिर जिस तरीके से अनंत कुमार ने कहा है, अनंत कुमार का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि
नीतीश कुमार होते तो रिजल्ट कुछ और ही होता। इससे आप सहमति रखते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करती है बिहार की जनता, लेकिन सम्राट चौधरी को नहीं? अगर ये भी एक सवाल है सर कि अगर सम्राट चौधरी को जनता नहीं पसंद करती है और जिस तरीके आरोप भी लग रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी आगे की अपनी साख बचाने के लिए इस पर विचार कर सकती है? सम्राट चौधरी से कुर्सी ले सकती है वापस? बहुत अच्छा सवाल आकांक्षा जी आपका है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के नाम पे ही बिहार की जनता ने वोट दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। किसी को भी ये आशंका नहीं थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ जेडीयू के जो लोग थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने किसी दबाव में ले रखा था, उनका एक षड्यंत्र कहिए या जो भी कहिए, ये कहते हुए नीतीश कुमार को दिल्ली ले आए और वहां पे सम्राट चौधरी को बना दिया। नीतीश कुमार को हटाना इतना बड़ा आश्चर्यजनक बात नहीं थी जितना सम्राट चौधरी को बनाना, क्योंकि सम्राट चौधरी की छवि बिहार में कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। किसी बड़े नेता की ऐसी छवि नहीं है कि वो मुंह में मूवमेंट कर देंगे और एक नया वो ले आएंगे। नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत की थी, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार को उस छवि से निकाला था जिसमें जंगल राज की छवि बनी हुई थी, बीमारू राज्य की छवि बनी हुई थी। पहले 10 साल जो सुशासन के नाम से नीतीश कुमार को लोग जानना शुरू कर दिए थे और लोग कहते थे कि सुशासन बाबू है, ये नीतीश बाबू नहीं सुशासन बाबू हैं। तो वो छवि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की आज भी वहां के लोगों के दिमाग में है और इसीलिए लोग उनको वोट देते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत बिहार में की थी। हालांकि लास्ट का जो भारतीय जनता पार्टी का जंग उनका रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। अब उनका स्वास्थ्य भी इसी प्रकार से हो चला है और उनके लोग क्या करते हैं, फिर उनका बेटा भी जिस प्रकार से लालू यादव का बेटा एक्टिव है या दूसरे उनके आजकल तो राजनीति परिवारवाद पे ही होती है, तो उनका बेटा भी राजनीति में उतना निपुण मुझे नहीं लगता जितना कि होना चाहिए। इनके जो लोग हैं, जो इनके नीतीश कुमार के रणनीतिकार हैं, उन्होंने किसी तरह से नीतीश कुमार के बेटे को आगे करके और लॉलीपॉप दे के कह दिया कि भाई इनको मंत्री बनाया जा रहा है, ये है। हालांकि वो मंत्री बनने लायक है नहीं, उनको पहले दूसरे छोटे काम राजनीति में देने चाहिए थे वास्तव में, अगर उनको राजनीति में लाना था तो। दूसरी बात यह जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले पे बिल्कुल विचार कर रही है कि सम्राट चौधरी को बिहार में बदला जाए और उनकी जगह पे किसी अच्छे नेता को लाके डेवलप किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसमें कई नाम है, नित्यानंद राय है और भी कई सारे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और खासकर जो उनके चाणक्य हैं, उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते। उनको दबंग लोग चाहिए, तोड़-फोड़ वाले चाहिए, इस तरह की छवि वाले लोग चाहिए। अब आप देखेंगे कि सर्बानंद सोनोवाल को पहले आसाम का सीएम बनाया था, उनको हटा के फिर वहां पे जो कांग्रेस से आए थे उनको बना दिया हेमंत शर्मा को। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने कई अच्छे कार्यकर्ता नेता वेस्ट बंगाल में थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के यहाँ से जो तोड़-फोड़ करने वाले, जो श्याम दाम दंड-भेद में निपुण हो, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अभी क्या है कि ये सम्राट चौधरी को बनाने का एक कारण यही था कि जो लोग नाराज हैं, जो लोग सब कुछ इधर-उधर की बात करते हैं, उनको ठोक-पीट के ठीक किया जाए, उनका इलाज किया जाए, तो ये इलाज करने वाले डॉक्टर हैं ये। तो इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, तो कई लोगों का इलाज हो चुका है और वो स्वस्थ फील कर रहे हैं, तो इसलिए अब इनको हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं बिहार में हैं। जी। जी सर, बिल्कुल। देखने वाली बात अब ये होगी सर कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को रिप्लेस करती है या फिर अब आगे क्या रणनीति बनाती है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब विचार करने पर मजबूर हो गई है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि 31 सालों से 1995 से बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी और अभी हाल ही में नवंबर में नितिन नवीन उस सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि उस सीट को छोड़ करके अब उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और अब जब चुनाव हुआ है तो लगभग 19,000 से भी ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जनसुराज पार्टी ने शिकस्त दी हुई है, वो भी ऐसी करारी हार दी जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए गए हैं,
प्रशांत किशोर ने कहा है कि किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इस पर विचार करने पर भी शीर्ष नेतृत्व मजबूर हो गया है, ऐसा कहना है हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी का। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। एक और जहां जेनजीज का आंदोलन हुआ, उसके तुरंत बाद ही जो नाराजगी निकलकर सामने आई है उपचुनाव के रिजल्ट में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती के तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों, तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।